हमारे किसानों के जीवन में जो असीम दुख व्याप्त है, कभी समाप्त न होने वाला दुख, जिसने इस पूंजीवाद में हिस्सेदारी नहीं की, उस आदमी, उस किसान के जीवन से दुख कभी गया नहीं है। उस दुख को ये कविता बहुत गहराई से व्यक्त करती है। तो मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा आपके सामने। हमारे एक कवि हैं जो 19वीं शताब्दी के आखिर के कवि हैं और सबसे आधुनिक बघेली कविता के सबसे पुराने कवि हैं। उनकी एक कविता पढ़ता हूं, छोटी सी कविता है। हमारे लोगों ने इसका शीर्षक दिया है फदीहत, यानी जो फजीहत शब्द है उसका ये बघेली रूपांतर है। मैं तो तद्भव नहीं कहूंगा, रूपांतर कहूंगा। काहू केर गिरा है अगरा पगरा, अब काहू के गिरा सार। अगरा पगरा आप जानते हैं, दीवार, और ओसार माने ओसारी, आप जानते ही हैं, आपकी बोली में भी चलता है। काहू केर गिरा है अगरा पगरा, औ काहू के गिरा ओसार। हरिदास के मुड़हर गिरिगा, मुड़हर माने जो ओसारे के बाद का जो जगह होती है उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। हरिदास के मुड़हर गिरिगा, रोमई धरे कपार। ये सबसे पुरानी कविता है जो किसान जीवन की एक सच्चाई को व्यक्त करती है। और ढेर सारी ऐसी कविताएं हैं हमारे पहले आधुनिक कवि हरिदास की, जिनकी कविताओं में इस तरह के चित्र बड़ी मात्रा में हमें मिलते हैं। उनकी कविताएं बहुत कम संख्या में उपलब्ध हो पाई हैं, लेकिन जितनी उपलब्ध हैं उनमें वो ये चीज मिलती है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं बैजू, बैजनाथ पांडे उनका नाम है। दूसरे सबसे वरिष्ठ कवि, यानी जो आजादी के पहले के कवि हैं। इनकी कविता का शीर्षक है गरीबी। 4 महीना बरदा मालिन, ज्योति ज्योति के डाड़ी, सोचिन आसों को दबो कोई 4-6 खाड़ी। टोरबा मिला जुतैया एकठे ढूंढन नगरा चौरी, टोरबा मिला जुतैया एकठे ढूंढन नगरा चौही। बोई बराही सियारी रीतन मूड परी निरौही, बिकने भाजन थोर बहुत कुछ। इतना पैदा हुआ कि बस थोड़ा सा ही हम बेच पाए। क्या बोया था? ज्वार ही बोया था, कोदो बोया था, मतलब सबसे आसान जो फसल थी। सोचे नासों कोदो बो हो 4-6 गाड़ी, जब ज्यादा हो जाएगा तो खाएंगे साल भर। पर हुआ कितना? जो हुआ उसमें बिकनन भाजन थोड़ बहुत कुछ, बाँच रहा जो गल्ला। चुकई लिह सब जेठ उतराई, मारी मारी मस्कल्ला। निजी खर्च और बनी मजीरी, कसके भला चलाई। लिहे पिछौरी बेवहर के घर, काढ़े धाई। मतलब जेठ में ही खत्म हो गया जो पैदा हुआ था। तो अब पछौरी यानी वो चादर लेके जा रहे हैं बेवहर के घर। बेवहर यानी जो कर्ज देता है गांव में आदमी, बड़ी जात के जिनके पास बड़ी खेती होती है वो आदमी बेवहर, वो कर्ज देता है, उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। अब वो पूरी कविता बताती है कि जब बेवहर के घर गए तो कहता है तुम्हारा तो पिछले 25 साल का बाकी है, नया कैसे तुमको दे दें। तो कहता है कि पहले 25 साल का बिना लिखवाए ले गए थे तो मैंने कागज तो बनाए ही नहीं थे, तो पहले पिछले 25 साल का लिखवाओ। तो अब ये हुजूर गए हैं तो पिछले 25 साल का पहले लिखा जाता है। तो यानी जो एकमात्र भैंस थी वो भी चली जाती है, उसमें रख ली जाती है गेहन पर, और फिर भी खाड़ी 2 खाड़ी मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। तो वो सावन आते आते वो भी, तो साल भर एक किसान का जिस तरह से, और ये जो सच्चाई है ये हमने अपने बचपन में ये देखी है, बहुत गहराई से देखी है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे आशंका है कि ये सच्चाई आज भी हिंदुस्तान की होगी कि पैदा होते ही 2-3 महीने में खत्म, और उसके बाद लेके इधर उधर घूम रहे हैं। और इसमें गरीबी का आखिरी पंक्तियां देखिए, और ये जो दिल्ली में हो रहा है इसका अनुमान लगाइए कि क्यों हो रहा है। खेती छाड़ी न उद्यम दूसर, एकर ऐसन लेखा। अब हमारे जीवन में तो खेती को छोड़कर दूसरा उद्यम है नहीं, और इसका लेखा कैसा है? अकाउंट
खेती छाणी न उद्यम दूसर एकर ऐसन लेखा, माल टाल सब ब्यौहर लेगा। जो खाने लायक था वो सब ब्यौहर ले गया, यानी जिसने कर्ज दिया था। माल टाल सब ब्यौहर लेगा, मोड़ दयो तू देखा। हे मेरे भगवान, तू तो कम से कम इसे देख। इतनी भयानक गरीबी इस किसान के यहां मौजूद है। और ये आजादी के पहले का कवि है बैजू, जो किसानों और गांव के साधारण लोगों की गरीबी के बारे में ऐसा लिख रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई इकलौता उदाहरण है। अब वो मुसलमान कवि है सैफू, उनकी कविता में भी किसान की, क्योंकि वो भी किसान है, उनके आसपास का सारा जीवन किसानों का जीवन है, तो उनकी कविता में भी ये सच्चाई, यानी गरीबी और निर्धनता, ये सच्चाई बहुत ताकतवर तरीके से हिंदी कविता में ऐसे जीवन चित्र लगभग अनुपस्थित है। मैं एक दो कविताएं सैफू की पढ़ता हूं। सैफू बहुत, मतलब जिसे बोलते हैं बहुत ही गंभीर टेम्परामेंट के कवि हैं, जो कहीं भी जीवन स्थिति के प्रति एक भी तरह का लूज कमेंट, हल्की बात नहीं कहते, जिसमें व्यंग और मजाक का कोई भाव नहीं है, बहुत ही गंभीर है जीवन के प्रति, स्थितियों के प्रति। अब इनकी एक कविता है जिसमें एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा है कि ये जो रोज रोज तुम कोदो का चावल और माठा दे देती हो खाने के लिए ठंड के दिनों में, सोचो कि कितनी, मतलब मरने की तरफ ढकेल रही हो हमें। माने हमारी जो नेचुरोपैथी है हिंदुस्तान की और जो आयुर्वेद है वो बताता है कि ठंड के दिन में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोदो भी ठंडा होता है और मट्ठा भी ठंडा होता है। लेकिन वो खिला करे क्या बेचारी गृहस्थन, किसान गृहस्थन। तो वो पूरा चित्र है इस कविता में, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे वो औरत, जो गांव की औरत है, किसान औरत, कैसे वो जो न्यूनतम उसके पास उपलब्ध है वो अपने बच्चों को, अपने पति को और खुद को खिलाती पिलाती है, और कैसे जीवन। माने अब तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे लोगों के पास सथरी नहीं होती थी ओढ़ने के लिए, रजाई तो बहुत दूर की बात छोड़िए, चादर नहीं होते थे। लोग रात भर, गांव के लोग कौड़ा अलाव जलाकर और पत्तियां जलाकर लोग तापते थे और इस तरह ठंड के दिन काटते थे। और आपको यदि दूर लगती है वो सच्चाई, क्योंकि हिंदुस्तान में विकास बहुत हो गया है ना, तो दूर लगती हो, दूर की सच्चाई तो अभी बहुत दूर नहीं है। ये प्रेमचंद की कहानी पूस की रात याद कीजिए और देखिए कि कैसे एक आदमी कहता है कि जीऊंगा तभी तो खेतू करूंगा, और इसलिए वो पूरा का पूरा खेत नीलगायों को चरने देता है। ये लंबा वर्णन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसमें स्त्री पुरुष के बीच तक वो जो ठंड काटने का जो समय है वो कैसे काटा जाए, इसके बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण है। आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। 4 बजे से 12 कौड़ा, दोपहर के बाद 4 बजे आने वाला है, अभी 4 बजने वाला है। 4 बजे से 12 कौड़ा, टोरे टटिया फरकी, यानी सब दरवाजा बंद किए हुए, टोरे टटिया फरकी, सैफू कहे कि फगुन हटे तक, जब तक कि फगुन हट न चले, कैसो मैसो टर्की, किसी तरह वहां तक जीवन चले, टरके बने चले, किसी तरह जीवन चले, ये सैफू कहते हैं। तो सैफू की कविताएं बहुत गंभीर कविताएं हैं किसान जीवन की, और मैं कह रहा हूं कि उस तरह के जीवन चित्र हमारी हिंदी कविता में उपलब्ध नहीं है। चरमरात कमरी कांधा मा हाथे मा पैनारी, धरती मा बोमे अनाज पे जान परे भिखियारी। किसान का ये चित्र है। धरती मा बोमे अनाज, धरती में वो अनाज बोते हैं पर वो देखने से भिखारी मालूम पड़ते हैं। चरचरात कमरी कांधा मा हाथे मा पैनारी, डंडा, धरती मा मुहने अनाज पे जान परे भिखियारी। खरी दोपहरी चारा छोले बरदा कहो चरामे, सिक सिकाए के चूबे पसीना तऊ गीत उई गावे, सब सोमे पहर चरावे। पूरा गांव जब सोता है तो वह पहर चलाने जाते हैं। आप जानते हैं कि गांव
जो खेती के दिन होते हैं, खासतौर पर ये जो समय है, इसमें अपने गाय बैलों को, खासतौर पर बैलों को चराने के लिए, हरा चारा देने के लिए लोग 4-5 बजे किसान चले जाते हैं और सुबह सूरज उगने पर लौटते हैं। ये जो चराना है खेतों को ले जाकर, इसको पहर चलाना या पहर चराना कहते हैं। तो जब सारा गांव सोता रहता है तब अपने लोगों को, अपने बैलों को लेकर वो पहर चराते हैं। खरी दोपहरी चारा छोले बरगा कहो चरामे, सिख सकाय के चुवे पसीना तऊ गीत उई गामे, सब सोवे उई पहर चरामे, अंधियारे माँ भाई आंधी पानी उठे चले और गुरुअन का डहराई, फटही वंडी पहिरे बागे उन्हीं सकौ न लागे, माघ पूस में परे ठहारी तऊ खेत उई बागे, निकहा अन्न आन का नापे, जो अच्छा अनाज पैदा होता है उसे वो दूसरे को नाप देते हैं क्योंकि वो थोड़ा महंगा बिक जाता है। निकहा अन्न आन का नापे, आपन खाइन बदरा, और जो मिला हुआ है, जिसमें वो खरपतवार मिला हुआ है, जो अच्छा नहीं है, ऐसा अनाज वो खुद खाते हैं। आने का कमरा उड़मा में अपनों ओढ़े, दूसरे को तो कंबल बनाकर देते हैं ओढ़ने के लिए और खुद चादर ओढ़ लेते हैं। और पूरा का पूरा ये वर्णन है, बड़ा वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। आंधी पानी घाम बहिहरा नहीं सबे डराए, इसे देखकर, इस खेतिहर को देखकर, इस किसान को देखकर आंधी पानी बड़ी आंधी सब डरते हैं। आंधी पानी घाम बहिहरा इन्हीं सबे डराए, विपद राम दौड़े लई बेड़ना तऊ ठाण बिदुराए, चाहे पृथ्वी ले करौटा, चाहे पृथ्वी करवट बदल दे, नदिया छोड़े थान, नदी अपना स्थान छोड़ दे। यह संभव घटना है, पर कवि कहता है चाहे पृथ्वी ले करौटा, नदिया छोड़े थान, सैफू कहे काम जा जीव का आउटे तऊ किसान। चाहे पर्वत अपनी जगह छोड़ दे, पृथ्वी करवट ले ले, नदिया अपना स्थान छोड़ ले, तब भी कहते हैं सैफू कि किसान अपना काम कभी नहीं छोड़ता, वो उसे औंटता रहता है, उसी में लगा रहता है। तो इस तरह से ये एक कविता है बैजू की, सैफू की कविता, जो बघेली की एक तरह से पहली डोमिनेंट जनरेशन है, जिसमें 4 कवि आते हैं, सैफुद्दीन सैफू, शंभू प्रसाद गुप्त काकू, शंभू प्रसाद द्विवेदी काकू, बैजनाथ पांडे बैजू और रामदास पयासी। ये 4 कवि हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता से पहले होता है और स्वतंत्रता के पहले का वक्त भी उन्होंने देखा है और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भारत भी देखा है उन्होंने। और इस पूरी कविता में 3 चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है इनकी, कि एक तो ये मॉडर्निटी को रिस्पॉन्स करते हैं, दूसरा एक गवई और किसानी जीवन की वास्तविकताओं के अद्भुत चित्र खींचते हैं और उस दुख के मूल आधार तक जाते हैं जो गवई जीवन का दुख है, और तीसरा ये अपने समाज को रिफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, लेकिन चूंकि मैं अभी ये बात कर रहा हूं और इस पर मुझे बल देना है, मैं बल देना चाहता हूं इस बात का कि हमारी बोली की कविता की सबसे सुदृढ़ पहचान यह है कि वो किसानों की कविता है, वो दलितों की, आदिवासियों की कविता नहीं है, वो सवर्णों और अवर्णों की, पिछड़ों और अगड़ों की कविता नहीं है। ये एक ऐसी पहचान जिसमें सब है, उन गवई किसानों की कविता है। तो मैं आपको उसकी बाद की पीढ़ी के कवि, यानी बैजू, सैफू, रामदास पयासी और शंभू काकू के बाद की जो पीढ़ी हिंदी कविता में आती है, यानी 70 के आसपास, 65-70 के आसपास, जिसके 3 प्रमुख कवि हैं, कालिका प्रसाद त्रिपाठी, बाबूलाल दाहिया और सुदामा, माफ कीजिएगा, शिव शंकर सरस। ये 3 कवि हैं जो सबसे बड़े कवि हैं। तो कालिका प्रसाद के यहां आप जब आते हैं तो कविता का टेम्परामेंट और उसका टोन बदल जाता है। जो इंडियन रियलिज्म का प्रभाव है, भारत की जो कविता में जो अपने आसपास के जीवन को बेहद अनलंकृत ढंग से बयान करने की जो एक परंपरा है हमारे यहाँ, माने आप इस परंपरा को जानिए, जैसे तुलसी के यहाँ कवितावली में खेती न किसान को भी खाली को न भीख, वो जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, जिसमें अनलंकृत जीवन जो है, सच्चाई उसे ज्यों का त्यों
बिना किसी रिएक्शन रिस्पॉन्स के व्यक्त कर दिया जाता है। जो एक परंपरा जिसे नामवर सिंह स्वभावोक्ति की परंपरा कहते हैं। वो कहते हैं संस्कृत में एक अलंकार है स्वभावोक्ति, और कहते हैं इसको मालूम नहीं है, लेकिन ये हमारी कविता में बहुत ताकतवर तरीके से मौजूद है। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने एक पूरी किताब लिखी है 80 के दशक में, संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा, जिसका रिवाइज्ड एडिशन आया है 2000 के बाद। उसमें जो संस्कृत के और प्राकृत के पुराने कवियों के उदाहरण है, जो साधारण जीवन के कवियों के उदाहरण है, उस तरह की जो स्वभावोक्त की यथार्थ वर्णन की जो परंपरा है, वो इन कवियों में, यानी पहली पीढ़ी के कवियों में मिलती है। उसमें ज्यादा कला नहीं आपको है, उसमें ज्यादा कवि का प्रयास नहीं है बैजू के यहाँ, सैफू के यहाँ और काकू के यहाँ। लेकिन जब आप दूसरी जनरेशन में आते हैं, दूसरी पीढ़ी में आते हैं, कालिका प्रसाद त्रिपाठी के यहाँ, बाबूलाल दाहिया के यहाँ, तो वो एक कवि का एफर्ट भी और कवि की विचारधारा भी ज्यादा प्रभावी ढंग से कविता में मिल जाती है। यानी अब कविता सिर्फ एक निष्प्रह तटस्थ वक्ता नहीं है यथार्थ का, बल्कि वो यथार्थ के प्रति, यथास्थिति के प्रति जो उसका रिस्पॉन्स है, उसको बदलने की जो इच्छा है, वो भी उसको बहुत प्रभावशाली तरीके से कहता है। और ये 3 कवि हैं। तो मैं सबसे पहले कालिका प्रसाद त्रिपाठी की एक कविता का एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाता हूं, जिससे थोड़ा अंदाजा होगा कि कैसे ये एक सतत परंपरा है, एक कोई ऐसी परंपरा नहीं जो आजादी के पहले थी और आजादी के बाद नहीं। इस कविता का शीर्षक है, बहुत सारी कविताएं हैं पर 2 कविताएं मैं पढ़ता हूं। एक गीत है, देखिए 2-4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, तो आपको मेरी बोली का स्वाद भी मिलेगा। पुखरी उतरी संझा मैया, दूधा भाती लिए जुनैया, डुगरी जैसे मीठ कलेबा, गैर गांव के गीत हमरो तोहरो प्रीत। मूलतः गीत प्रेम गीत है, लेकिन इसमें जितनी बातें जिस तरीके से कही गई हैं, तो किसानों का प्रेम गीत कैसा हो सकता है, उसकी एक वो आपको पुरानी पीढ़ी में नहीं मिलता, वो आपको काकू के यहाँ नहीं मिलता, वो आपको बैजू के यहाँ नहीं मिलता, वो सैफू के यहाँ नहीं मिलता, इनके यहाँ मिलता है। लेकिन इनके यहाँ जो सीधा डिस्क्रिप्शन है, सीधा वर्णन है, एक कविता है अकाल गीत। सूजी कस खेत गड़े, गड़े कहेंगे हमारी बोली में, सूजी कस खेत गड़े फरसा कस घाम। सूजी की तरह खेत गड़ रहा है, चुभ रहा है, और घाम दोपहर की जो धूप है वो कैसे फरसा की तरह। और ये कौन सा महीना है? ये जेठ नहीं है, ये जेठसड़ा नहीं है। जेठ का दूसरा और आषाढ़ का पहला जो होता है 15 दिन, उसको जेठसड़ा कहते हैं, वो नहीं है। ये क्या है? सावन है, अकाल। सूजी कस खेत गड़े फरसा कस घाम, सावन मां पीपर तर बैठे विश्राम। यानी सावन में भी पीपल के नीचे बैठने पर ही विश्राम मिल रहा है। दुई दाना रोज जिरटे खोपा के चिरई। खोपा की चिरई कह रही कि 2 दाना तो कहीं से मिल जाता। दुई दाना। अब हमारा जीवन तो ये हो गया कि उसमें कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, बैल के लिए, गाय के लिए, चिरई के लिए कोई जगह नहीं। सर जिस घर में रहते हैं और हम लोग जिस घर में रहते हैं, वो उन लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है हमारी दुनिया में। हम लोग ह्यूमन सेंट्रिक लोग हैं, सिस्टम अब ह्यूमन सेंट्रिक है, कॉलोनीज अब ह्यूमन सेंट्रिक कॉलोनीज है। तो चिड़िया के लिए पानी का स्पेस क्या है? लेकिन पुराना जो गांव था, पुराना जो हमारा समाज था, उसमें चिड़िया के लिए पानी था, उसमें आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक घड़ा रखा रहता था घर के बाहर, गांव के बाहर। और इस तरह की एक परंपरा थी। चींटी के लिए भी चावल का आटा और गेहूं का आटा खिलाने की जगह मौजूद थी। और हमारे खाने के पहले गाय को, बैल को खाना था। अब इसे कोई ब्राह्मण परंपरा मत मानिए आपकी। खाना जब निकलता था किसान परिवारों में, तो पहले गाय का हिस्सा निकाल दिया जाता था। आपके लिए ब्राह्मण परंपरा होगी, मेरे लिए किसान की परंपरा है। जिसने दिया है पहले उसको खिला दो एक रोटी। तो जो घर में बना है, कढ़ी बनी है वो, पकौड़ी बनी है वो, ये बना है वो सब एक 2 रोटी में रखकर सब थोड़ा थोड़ा पहले गाय को खिला दिया जाता था, तब जाकर खुद खाया जाता था। आपके लिए ब्राह्मण परंपरा होगी, मेरे लिए ये किसान परंपरा है। किसान ही ऐसा करता है, ब्राह्मण नहीं करते। बनारस के पंडित, बनारस के ब्राह्मण, पुरोहिती करने वाले लोग
घाटों के पंडे ये नहीं करते, यानी गाय को पहले नहीं खिलाते, किसान ही गाय को पहले खिलाता है। तो सामन मा पीपर तर बैठे विश्राम, दुई दाना रोजी रटे खोपा के चरी, भूख बजई है मांगे रोटी के बिरई। एक पूरा का पूरा अकाल का चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाता है। एक छंद है, हमारी आधुनिक कविता में छंदों का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है और पारंपरिक छंद लगभग नहीं के बराबर इस्तेमाल हुए हैं। यानी सवैया मिलेगा आपको, दोहा मिलेगा, बाकी सब नए छंदों का निर्माण हमारे कवियों ने किया है। मुक्तक परंपरा के नए नए तरह के लयों में बंधे हुए चीजें और हर तरह का मॉडर्न प्रयोग, मैंने सिंजो आपको मिलेगा, हाइकू आपको मिलेगा, सब बघेली कविता में गजल आपको मिलेगी। और आपको देखिए, मैं आपको एक पुराना गीत सुनाता हूं, एक पुरानी परंपरा का गीत, और जिसका संबंध किसान जीवन से है, और ये है रसिया। आप सब जानते हैं रसिया? पीपर डारी सगुन अस्फुटे, पत्ता हर हर बानी रे, राति राति भर निहबर रोबे, जीव जुलाए तब पेट करोबे, कसिहर के फरिहाद सुने ना ठाकुर छानी रे, पीपर डारी सगुन स्फुटे, पत्ता हर हर पानी रे। ये एक रसिया जिसमें आपको किसान जीवन का एक चित्र आपके सामने आपको मिलता है कालिका प्रसाद त्रिपाठी की कविता। एक दूसरा रसिया आपको सुनाता हूं जिसकी धुन ज्यादा आसान है। भैया जुर्मी बड़ा उजियार, पंच फिरियाद सुने, भैया चौरा चढ़ा अंधियार। जुर्मी बड़ा उजेला है, उजाला बहुत जुर्मी है, जुर्म करने वाला। भैया जुर्मी बड़ा उजियार, पंच फरियाद सुने, भैया चौरा चढ़ा अंधियार, अंधेरा चबूतरे पर चढ़ गया है, पंच फरियाद सुने। खेतन खेत मुकदमा उपजय, आरिन आरी गवाही, बोले हवा असाखी अदालत, औचटी परी तबाही। हाकिम होइगा है अंगरा के तार, हाकिम होइगा है अंगरा के तार, पंच फिरियाद सुने। तो इस तरह ये किसान जीवन की संवेदना और किसान जीवन का वर्णन आपको पूरी की पूरी बघेली कविता में बहुत विस्तार से मिलता है। जिन लोगों के लिए किसान सिर्फ हल चलाने वाले और पट्टा वाले लोग हों, उनके लिए मैं बाबूलाल दाहिया का एक गीत पढ़ता हूं जो एक ऐसे आदमी के लिए है जिसके पास खेत नहीं है, एक ऐसे समाज के लिए जो खेत नहीं है पर जो किसान जीवन का अभेद्य हिस्सा है। और देखिए, थोड़ा मॉडर्न सेंसिबिलिटी, एक बढ़ी हुई आधुनिक संवेदना इस कविता में आपको मिलेगी, इसलिए थोड़ा प्रोटेस्ट का स्वर भी आपको पहले की कवियों की तुलना में ज्यादा आपको मुखर तरीके से मिलेगा। अकेले डांग मां गोरू चराबे, कोल बरसईता। आप जानते हैं कोल आदिवासियों की एक जाति है, यानी ट्राइब है। लेकिन किसान जीवन के साथ मैदानी और खेतिहर इलाकों में जो ट्राइब, आजकल ये जो आदिवासी विमर्श चल रहा है, ये भूल गया है कि हिंदुस्तान का लगभग आधा ट्राइब खेतिहर समाजों के अगल बगल रहता है और वो खेतिहर समाज से, गवई समाज से बहुत आवाजाही है उसकी। इसलिए वो आदिवासीपन या वो आदिवासियत अब उनमें नहीं है। ये एक सेमी रूरल, सेमी ट्राइब कम्युनिटी है, एक आधी गवई आधी आदिवासी कम्युनिटी है, जिसका टेम्परामेंट उस तरह से आदिवासी वाला नहीं है जिस तरह से आपने कल्पना कर रखी है या बना रखा है पिछले अपने विमर्श के भीतर। आदिवासी का जो चित्र आपने बिरसा मुंडा, चुट्टी मुंडा, सिद्धू कानू से बना रखा, वैसा ये नहीं है। तो ये कोल हैं, जो हैं तो ट्राइब आदिवासी हैं, लेकिन ये हमारे इलाके में, यानी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके में ये खेतिहर समाज का अंग है, यानी इनके पास खुद की छोटी छोटी खेतियां हैं या ये खुद प्रजा के रूप में तो हल चलाते हैं या गाय बैल ले जाते हैं और गाय बैल का काम करते हैं, माने चराते वगैरह वगैरह है। तो ऐसा ही एक आदमी है जिसका नाम है बरसईता। अब आप उसका नाम देखिए, कौन सी डिक्शनरी से, कौन से शब्द से, कौन सी धातु से ये नाम बना होगा, हमारे लिए कठिन है तो खोलना, पर उसका नाम है बरसईता। अकेले डांग मां गोरू चरावे, कोल बरसईता, घर में दिन रहत कबहू ना आवे, कोल बरसईता।
सकारे 3 ठे रोटिन मधई के नोन का डर्रा मजे से भोग ओहिन का लगावे कोल बरसईता। विरासत मां मिला है बाप दादा का जौन थाका। ग्रंथ जो मिला है मैंने जिसमें गरीबी और कर्ज लिखा हुआ है। विरासत मां मिला है बाप दादन का जौन थाका, तब बपुरा मूड माटी दे पटावे गोल बरसा। उसी कर्ज को वो अब तक अपने सर पे रख के पटा रहा है। गोल बरसईता सहे बरसात सगली देह मां पूछ के ठारी, पेक चिथरे के हिलगा ए बितावे कोल बरसईता। भले अनिवार्य शिक्षा देश में सरकार चलवावे, भले अनिवार्य शिक्षा देश में सरकार चलवावे, तऊ देखा पढ़े पढ़ न पावे कोल बरसईता। वो चाहता है पढ़ना पर पढ़ नहीं सकता। करे ऐसी के तैसी बाल श्रमिक कानून के रोजे, वो रोज ऐसी तैसी करता है बाल श्रमिक कानून की। करे ऐसी के तैसी बाल श्रमिक कानून के रोजे, धरे कांधा मलाठी गीत गावे कोल बरसईता। कहां बिरहा कहां टिप्पा कि दादर तान कुल्हाई, चढ़े बिरवा में बसुरी बजावे कोल बरसईता। न पावे दूध कर्मा में भरे का। करोना एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो दूध पकाया जाता है जिस मिट्टी के बर्तन में, तो जब पूरा दूध आप निकाल देते हैं तो उसमें थोड़ी सी मलाई बच जाती है। उसको गृहस्थ ने धोती नहीं है, यानी वो बर्तन जो है दूध पकाने वाला वो धोया नहीं जाता है, तो उसको करोच दिया जाता है। उस करोचन से जो निकलता है उसको कह रहा है वो कि वो भी जिसे नहीं मिलता है, करवोया हुआ भी, मैंने आखिरी का भी। तो कह रहे हैं कि न पावे दूध कर्मों में भरे का एक सूती हुआ। एक सूती यानी वो एक चम्मच भर। सूती तो वो होती है जो वो सीपी, जो बड़ी सी सीपी जिससे कि छिलनी का काम लिया जाता था एक जमाने में, सूती से उसको निकालते। जी। तो वो सूती, एक सूती भर भी दूध पाने के लिए उसे नहीं मिलता। न पावे दूध कर्मों में भरे का एक सूती हुआ, पे 2 जून खुद गैया दुहावे कोल बरसईता। वो दोनों जून गांव भर की गाय धोता है और दूध पहुंचा देता है घर में, लेकिन खुद उसे एक सूती भर दूध नहीं मिलता। तो अन्याय की, शोषण की, दुख की कहानी किसान जीवन की, गंवई जीवन की, इस तरह हमारी कविता में बहुत ताकतवर तरीके से मौजूद है। और इसी के साथ मौजूद है वो परंपरा जिसे अभी मैं कह आया हूं कि वो भारतीय यथार्थवाद की परंपरा है, जहां यथार्थ वर्णन पर कोई वैचारिक आग्रह नहीं है, पर जो अपने जीवन का वर्णन करने के क्रम में स्वाभाविक रूप से अपने जीवन, अपने आसपास के जीवन के बारे में जो एक अनलंकृत किस्म के निरुद्देश्य जो टिप्पणियां आती हैं, जिनसे जीवन का एक वास्तविक चित्र उभरता है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। बैजू की एक कविता है 1940-41 की लिखी हुई, कुंभ मेले पर, जिसमें एक आदमी जो कुंभ मेले में गया है वो अपनी कहानी बता रहा है। आप सब भोजपुरी कहेंगे ना, कैलाश गौतम की बोली, भोजपुरी के कवि कैलाश गौतम की वो कविता बहुत सुनी होगी आपने मेले के बारे में, भोजपुरी के वो कुंभ के मेले के बारे में, माघ मेले के बारे में, अमावस्या का मेला। लेकिन उससे 40-50 साल पहले बैजू की वो कविता है बघेली में, माघ मेले पर, और अद्भुत लंबी कविता है जिसमें वो बताते हैं कि माघ मेला कितना कष्टप्रद है। और फिर वो अंत में जो बोलने वाला है वाचक, वो कान पकड़ता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन अब मैं प्रयागराज माघ का मेला करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये जो एक सामान्य रियलिटी है। अब देखिए आजकल जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाति विमर्श साहित्य में चल पड़ा है अलग अलग कारणों से, उसमें बैजू को ध्यान रखना पड़ेगा कि बैजनाथ प्रसाद पांडे है ना, यानी ब्राह्मण है, लेकिन बमनौती स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर नहीं है। बमनौती का भाव ऊपर नहीं है, भाव किसान का प्रमुख है, गंवई आदमी का प्रमुख है। इसलिए होगा कुंभ माघ का मेला, पवित्र होता होगा, लेकिन भैया बहुत कष्ट है और जान अपनी डाल के संकट में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है कविता के अंदर, इसको भी इसको आप देखेंगे।